हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम वेक्टर्स पे ना डिफरेंट पार्ट्स बना रहे थे, तो आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स में। तो चलो देखते हैं थर्ड पार्ट में हम कितना कुछ कवर करते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको याद दिला दूं, जो सेकंड पार्ट में हमने किया था पैरेललोग्राम को, तो हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसके साथ मैंने सबट्रैक्शन का भी बताया दिया। लेकिन ट्रायंगल लॉ में भी कुछ हद तक हमने बात की थी, बट थोड़ा सा इसमें रह गया था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ देखने के पहले मैं आपको कुछ बता दूंगा कि अगर आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि वह दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करें। लेकिन सबसे पहले हमें देखना होगा, अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स ले रहा हूँ, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहां से मैं ले रहा हूं दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, तो आप बता दोगे 90 डिग्री। तो फिर मैं आपसे बता दूं कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, तो शायद आप यहां पे भी बता दोगे इट इज 90 डिग्री। बट याद रखना, जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा, तो वेक्टर्स के लिए कंडीशन है कि वो कैसे जुड़े होने चाहिए, या तो वो टेल टू टेल जुड़े हो या तो हेड टू हेड जुड़े हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, आपको इन दो वेक्टर्स को या तो टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को सीधे हम नीचे ले आएंगे। तो जब आप इसको नीचे ले आओगे, इसका हेड जो है ना नीचे की तरफ आएगा और इसका टेल जो है ना इसके साथ जुड़ जाएगा। अब आप कह सकते हो इसमें जो एंगल है दैट्स 90 डिग्री। इस कंडीशन को और बेहतरी से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक वेक्टर लिया, दिस द वेक्टर ए, ठीक है ना, और यहां से मैंने लिया दिस द वेक्टर बी, दिस द वेक्टर बी। तो ये जो है ना, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये एंगल नहीं है दो वेक्टर के बीच में। हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स को या तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, आप बी को बैकवर्ड ड्रैग कर सकते हो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, आप बी का नेगेटिव बना सकते हो। अब जाके सॉरी ए को आप फॉरवर्ड कर दो, तो जब आप ए को फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पे अब जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा थीटा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड बी। तो कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है ना वो कौन सा होगा, जब दो वेक्टर के टेल ज्वाइन हो या उनके हेड टू हेड ज्वाइन। ठीक है ना, अगर हेड टेल ज्वाइन है तब हम वो एंगल नहीं ले सकते, दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बट द सेकंड थिंग, जब आप ए से बी जा रहे हो तो एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसको किसी और एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेक्टर बी, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट्स 60 डिग्री। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं बी से ए जा रहा हूँ तो दो कंडीशन है, या तो आप एंगल ले लो 60 डिग्री या तो ये बड़ा वाला एंगल ले लो, दैट्स 360 माइनस 60, तो दैट मींस ये 300 डिग्री का होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा, जब आप वेक्टर के दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लोगे तो आप छोटा वाला एंगल लोगे, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। ठीक है ना, दैट मींस दिस रिफ्लेक्स एंगल ये नहीं लेना पड़ेगा, आपको बीच वाला एंगल जो है छोटा वाला एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज एक कंडीशन है कि वेक्टर के बीच में जब हम एंगल की बात करते हैं तो जरूरी है कि वो टेल टू टेल जुड़े हो या हेड हेड जुड़े हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं अगर वो हेड टेल जुड़े तो वो वाला एंगल हमें, वो दैट्स नॉट द रियल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे ट्रायंगल लॉ में। ठीक है, देखिए ट्रायंगल लॉ में आपको समझा चुका था कि ट्रायंगल लॉ जो है हम एडिशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, और एडिशन में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, दिस द वेक्टर ए वेक्टर बी, मैंने इनको ऑर्डर में लिया, दैट मींस दे आर टेकन इन ऑर्डर। तो फिर हमसे बोला गया था जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो थर्ड साइड से मिलेगा which is taken in opposite order। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट है
तो दैट मीन्स जो ये रिजल्टेंट है ये किसके बराबर होगा? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम में यूज कर रहे हैं, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये थीटा है क्या? ये थीटा ये वाला एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द थीटा। क्योंकि आप देखिए ये वेक्टर, इसका हेड और इसका टेल जुड़ा है। मैंने कहा था टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए या हेड टू हेड जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल जो है ना, दिस इज नॉट द थीटा, दिस इज नॉट द थीटा। तो अगर हमें थीटा निकालना है, मींस एंगल निकालना है, तो हम इस ए को फॉरवर्ड करेंगे। जब आप इस ए को फॉरवर्ड करोगे, इस तरह से आगे लोगे, तो इसकी टेल जो है ना इस बी की टेल के साथ ज्वाइन होगी और इसका हेड आगे चला जाएगा। अब बी और ए जो है ना टेल टू टेल जुड़े हैं। अब जो एंगल बनेगा दैट इज द थीटा। तो दैट मींस मैं इस एंगल को थीटा बोल सकता हूँ और ये एंगल जो है ना 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये थीटा है ना, इट्स नॉट द इंटरनल एंगल, इट्स दिस एंगल, ठीक है ना? तो दैट मींस दिस इज द कंडीशन कि जो दो वेक्टर्स का हम एंगल लेते हैं वो कौन से लेते हैं? जब वो टेल टू टेल जुड़े हो या हेड टू हेड जुड़े हो, ना कि वो टेल टू हेड जुड़े हो, ठीक है? तो इस ट्रायंगल लॉ में हमें यही देखना था, यही ख्याल रखना था। बाकी आप इसको वैसे ही अप्लाई करोगे जैसे हमने किया था। इसमें भी जब थीटा 0 होगा तब क्या होगा, ठीक है? जो बाकी कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे, ठीक है? चलिए इस ट्रायंगल लॉ को इसमें इतना ही देखना था हमें, ठीक है? तो बाकी हम देख चुके इसके बारे में। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो है ना हम इसमें डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है? जैसे एक यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि क्या मतलब होता है इसका, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप देखिए ध्यान दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ जिसका मास m है, लीव मास जो भी एक बॉक्स है रुका हुआ है जमीन पे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया ऐसे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जब आप बॉक्स को ऐसे खींचोगे तो इस बॉक्स को जो है ना दो चांस है, या तो ये ऊपर उठेगा या तो ये आगे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस बॉक्स पे ऐसे फोर्स लगाने से इस पे बेसिकली दो साइड से फोर्स अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। और वो अलग अलग फोर्स नहीं है, वो एसी फोर्स के दो कंपोनेंट है, ठीक है? तो जो दैट मींस जो आप फोर्स किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है ना, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना दूं तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल, ठीक है? और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, दैट्स द वर्टिकल, ठीक है? तो जब हम एक फोर्स को, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है? तो रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर जो है ना, इट्स अ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, it is the splitting of vector into components. So it's a split of vector into components. एक वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, स्प्लिट करते हो, उसी चीज को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये फोर्स लिया था, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा इसका वर्टिकल है। अब क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? सपोज हम मान लेते हैं जो ये फोर्स है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट्स थीटा। ये मैंने मान लिया एक थीटा, ठीक है? चलिए हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। इसका मैं नाम रख लूंगा कुछ, सपोज रख लेते हैं P Q R, और यहाँ से भी मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये है S, ठीक है? चलिए देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। These are the alternate angles। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पहले आप ध्यान दीजिए, आप ट्रायंगल फर्स्ट में, यानी इन ट्रायंगल P
क्यू आर, अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देख लीजिए, मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में cos थीटा डिफाइन करने जा रहा हूँ। हमें पता है cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूँ, बेस की बात, चलो इस फोर्स पे यहाँ पे देखते हैं। बेस यहाँ पे पी क्यू है, ठीक है ना, बेस यहाँ पे पी क्यू है, और जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है एफ के। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आपका पी क्यू है वो बराबर होगा एफ कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो किसके बराबर आया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, दैट्स द वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी आर एस। तो इस ट्रायंगल को आप देख लीजिए, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल में भी डिफाइन करूंगा साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला में पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है पी एस, और हाइपोटेन्यूज कितना है एफ। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पी एस है दैट विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो बराबर है किसके, दैट इज एफ साइन थीटा। देखिए आप बार बार ऐसे तो नहीं करोगे, आप बार बार रिजॉल्व करोगे, ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। आपको बस याद रखना होगा जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होगा थीटा, ठीक है ना, वही कॉस वाला कंपोनेंट होगा, और उसका अपोजिट जो है ना वो क्या होगा, साइन वाला, ठीक है, वो क्या होगा, साइन वाला, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कंपोनेंट्स हमें, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा बन रहा है दैट्स एफ cos थीटा, और जो वर्टिकल है वो कितना है एफ साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, जब एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन जनरल लिखूं कि अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर बना दिया, इस वेक्टर का मैं नाम रखूंगा आर, जो भी है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, और मान लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के थ्रू जो है दैट इज आर एक्स, और जो वाई एक्सिस के है वर्टिकल कंपोनेंट दैट्स आर वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स अब आ गए, आर एक्स और आर वाई, ठीक है। तो अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो याद रखना इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट, एक तो वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है एक्स स्क्वायर प्लस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर है, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आप ये वाला कंपोनेंट लो, ये वाला कंपोनेंट निकाल दो, ठीक है ना। जब आप ये दोनों कंपोनेंट्स लोगे उनका स्क्वायर कर लो, रूट कर लो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखिए जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी, अगर आप यहाँ पे f का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, f cos थीटा फाइंड आउट करोगे, f sin थीटा फाइंड आउट करोगे, और वहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, सपोज वहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको fx, उसका स्क्वायर ले लो, और fy उसका स्क्वायर ले लो, तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमें दो कंपोनेंट्स हैं उनका हम मैग्नीट्यूड ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर को हम अगर रिजॉल्व करें तो कैसे होगा। चलो इस पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि टेंस चीज इसमें मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि दो एंगल्स बड़े फेवरेट होते हैं इसमें, दैट इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। पहले हम इसको समझते हैं 37 डिग्री 53। बेसिकली अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, यहाँ पे ट्रायंगल बना दूं, ये पाइथागोरियन ट्रायंगल यानी जिसमें पाइथागोरस थंब फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल मान लो, सॉरी ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5, तो इस 3 के अपोजिट में जो एंगल होता है वही होता है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री एंगल का मतलब होता है 3, 4, 5 जो ट्रायंगल होती है पाइथागोरियन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अपोजिट यानी 3, आपको याद रखना जो छोटा साइड है उसके अपोजिट एंगल है वो है 37।
फिर अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिखूंगा 4 3 5। अब जो एंगल यहाँ पे आएगा दैट इज 53 डिग्री, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको याद रखना होगा, लेकिन जो 3 के अपोजिट है वो 37 है, जो 4 के अपोजिट एंगल वो है 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप cos थीटा sin थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। इस पे हम एग्जांपल कर देंगे इसे पूरा क्लियर करने के लिए, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई होप ये क्लियर है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा एग्जाम्पल्स में। 37 डिग्री है 53 डिग्री, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया, इस बॉक्स पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, और उस F का वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो है, सो दिस इज F1, दैट्स F2, और F2 का जो वैल्यू है दैट्स 10 न्यूटन। तो दो फोर्सेस बॉक्स पे लग रहे हैं, एक यहाँ से लग रहा है दैट इज F1 और यहाँ से F2। देखिए अगर आप ध्यान देंगे, जो यहाँ से फोर्स लग रहा है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, हाँ मान लेते हैं हम इसके दो कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे जो एंगल है आपका दैट इज 37 डिग्री, और यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स होंगे, और यहाँ पे जो एंगल है इन दो के बीच में दैट इज 53 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए अब यहाँ पे होगा क्या। देखिए सबसे पहले हम F1 की बात करें, मैं F1 को यहाँ पे निकालता हूँ अलग। तो ये हमारा F1 है जो बराबर किसके 5 न्यूटन, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके साथ जो एंगल है वो है 37 डिग्री, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमें पता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F1 cos ऑफ 37 डिग्री, यहाँ पे थीटा नहीं लिखना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है 37 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा F1 sin 37 डिग्री। तो चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F1 cos ऑफ 37 डिग्री। F1 का वैल्यू हमें पता है 5 न्यूटन, और cos ऑफ 37 अगर आपको निकालना है, आपको जल्दी से माइंड में ट्रायंगल आनी चाहिए। कौन सी ट्रायंगल आनी चाहिए? 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको cos 37 निकालना है तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो 5 से 5 गया, आपका आंसर मिलेगा 4 न्यूटन। तो ये आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ये वाला कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे? F1 तो आपको पता है कितना है 5 न्यूटन, मल्टीपल यहाँ पे sin 37 निकालना है आपको। तो अगर आप यहाँ ट्रायंगल से sin 30 निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, 5 से 5 गया तो आपका 3 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आपने F1 के दोनों कंपोनेंट्स निकाले, द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 के लिए आपको याद रखना होगा, जो ट्रायंगल यहाँ पे बनानी होगी आपकी, वो ट्रायंगल होगी 4 3 5, 53 डिग्री, ओके। जरा ध्यान दीजिए आप मैं क्या कहना देखिए इस F2 के भी दो कंपोनेंट हैं, एक x एक्सिस के थ्रू कंपोनेंट है, मींस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट जो है ना वो किसके बराबर होगा? F2 cos ऑफ 53 डिग्री, F2 बराबर है 10 न्यूटन, और cos 53 अगर आप यहाँ से निकालोगे तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 5 × 2 2 × 3 6 न्यूटन। इसी तरह जो Fy कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो किसके बराबर है? F2 sin ऑफ 53 डिग्री। देखिए F2 दिया है 10, और sin अगर आप यहाँ से निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 5 2 10 2 × 4 8 न्यूटन। तो ये आपका हमें मिला क्या? ये कंपोनेंट्स निकाले आप, ठीक है ना। ये क्या निकाले आपने? कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से मैंने एक आइडिया दिया आपको। These are the very famous angles 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो इसके लिए कैसे क्या ट्रायंगल बनती है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको।
जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्विस्ट ले आएंगे हम इसमें। मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया। ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया जिसका मास है m। तो जब इसका मास m है तो इसका वेट जो है ना हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और वेट बराबर होता है mg। ठीक है, कि मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये वेट क्या, वेट इज द फोर्स। तो अगर ये फोर्स एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, और दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर से होगा एक इधर से होगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसके कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। एक इसका कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा और एक इसका कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कैसे बताओगे आप कि कौन सा कॉस कंपोनेंट है, कौन सा साइन कंपोनेंट है। देखिए ध्यान दीजिए आप, ये एंगल थीटा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल 90 है, टोटल एंगल यानी इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना है 90, और ये 90 माइनस थीटा है। 90 से 90 गया और वहाँ पे क्या बचा, थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल थीटा है। तो अब हमारे लिए इजी है, हमें पता है जिस कंपोनेंट्स के साथ थीटा एंगल बनता है वही कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है mg cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट जो है ना mg sin थीटा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस वाला कंपोनेंट कौन है और साइन वाला कंपोनेंट कौन है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी इस केस में। ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखा दिया वेक्टर्स के, कि मान लीजिए वेक्टर r है, दिस द वेक्टर r, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है rx द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा है ry दैट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट। और ये बराबर, अगर ये थीटा है तो ये r cos थीटा होगा, अगर ये तो ये क्या होगा फिर r sin थीटा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए आप इसको। मान लेते हैं हमें r की डायरेक्शन निकालनी, यानी r जो है ना कितनी डिग्री जो है ना ऊपर है किससे, rx से। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन निकालनी तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे tan ऑफ अल्फा, यानी ये वाला एंगल tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बराबर कर रहे हो, देखिए ये कंपोनेंट ये वाला साइड कितना है rx, तो ये वाला कितना होगा ry, क्योंकि यहाँ पे तो ry। तो अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा डिफाइन करूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर है ry और बेस है rx, तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे tan अल्फा दैट्स ry अपॉन rx। ठीक है, so this was about the resolution of the vectors, or we can say the components of the vectors। ठीक है, एक दो लॉज हम यूज करते हैं वेक्टर्स में, वैसे तो मैथमेटिक्स का पार्ट है बट मैं आपको बता दूं क्योंकि उनका जो प्रूफ है ना वो वेक्टर से मिलता है, बट हमें प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, हम बस याद रख लेंगे उसको। एक हमारे पास होता है कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ। ठीक है, एक हमारा होता है यहाँ पे कोसाइन लॉ। ठीक है, देखिए कोसाइन लॉ किस काम का होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, और इसके तीन साइड लूंगा a b c, एंगल है अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। ये याद रखना, a के अपोजिट में अल्फा बना, b के बीटा, c के अपोजिट में गामा। तब जाके आपको याद रखना होगा कि अगर आपको कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, सपोज अल्फा, तो मैं लिखूंगा cos ऑफ अल्फा, और ये cos ऑफ अल्फा जो है ना ये बराबर होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 bc। याद रखना cos ऑफ अल्फा तो लिया, जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं पहले वो लिखोगे और माइनस करना है अपोजिट साइड। ठीक है, डिवाइड बाय 2 bc। इसी तरह cos ऑफ बीटा जो है ना वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 ac। इसी तरह जो गामा होगा cos ऑफ गामा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 ab। ठीक है, तो दिस इज द कोसाइन लॉ, जिसे आप जो है ना किसी भी ट्रायंगल, किसी भी टाइप की ट्रायंगल, ठीक है ना, एनी ट्रायंगल यू कैन फाइंड आउट द एंगल, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आपको याद रखना होगा दूसरा जो लॉ होता है हमारा, दैट्स कॉल्ड एज अ साइन लॉ।
साइन लॉ, ठीक है। तो साइन लॉ में हम याद रखेंगे एक आइडेंटिटी कि A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू B डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू C अपॉन साइन ऑफ गामा, ठीक है। तो ये हमें साइन लॉ में आइडेंटिटी याद रखनी होगी, ठीक है। और दिस इज द कोसाइन लॉ, और कोसाइन लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एनी एंगल, कोई भी एंगल अगर आपको ट्रायंगल में निकालना, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अब मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही फिर हम वेक्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।